अब आपको बिहार की 5 हॉट सीटों का हाल दिखाते हैं। उनमें से एक हॉट सीट मोकामा, जहां से खड़े हुए थे अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, जिनका मुकाबला था सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के साथ। सूरजभान सिंह भी बाहुबली हैं और इसी अदावत में देखा होगा आपने कि कुछ ही दिनों पहले दुलार चंद यादव नाम के एक नेता की हत्या हो गई। उस हत्या के आरोप में अनंत सिंह को जेल हो गई। अनंत सिंह ने यह पूरा चुनाव जेल में रहकर लड़ा, लेकिन बम्पर जीत, करीब 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करते हुए अनंत सिंह पहुंच गए हैं विधानसभा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है। 2/3 से भी ज्यादा बड़ी जीत बीजेपी को मिल चुकी है। 2/3 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिल चुकी है। बीजेपी और नीतीश कुमार, मोदी और नीतीश की जोड़ी की ऐसी सुनामी चली कि उसमें एक से बड़े एक सुपरस्टार, पावर स्टार या यूं कह लीजिए ट्रेंडिंग स्टार खुद को कहने वाले लोग भी धराशायी हो गए। जी हां, हम बात करें खेसारी लाल यादव की। छपरा सीट से चुनाव मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव की जबरदस्त हार हुई है। अब इसके पीछे खेसारी लाल यादव के बड़बोलापन को वजह मानिए या फिर कुछ और, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने हाल ही में राम मंदिर को लेकर बड़ा विवादित बयान दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर भी बड़ा विवादित बयान दिया। वो बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे थे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी, और नतीजा कि पब्लिक ने अपने वोट की चोट से खेसारी लाल यादव को इनकार कर दिया है। एक तरफ खेसारी लाल यादव का स्टारडम था तो दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर का भी स्टारडम था। मैथिली ठाकुर बिहार की लोक गायिका हैं। वो बिहार में घर घर में गाए जाने वाले गीतों को गाती हैं और इससे मैथिली ठाकुर ने अपनी पहचान बनाई है। मैथिली ठाकुर का परिवार जंगल राज के दौर में बिहार छोड़कर चला गया था ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सके, और मैथिली ठाकुर उस दौर में बहुत छोटी थी। मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की है अलीनगर सीट से। अलीनगर मधुबनी जिले के तहत आने वाली सीट है। वहां से 25 साल की मैथिली ठाकुर ने बम्पर जीत हासिल करते हुए खेसारी लाल यादव जैसे लोगों को एक मैसेज दिया है। मैसेज ये है कि कभी भी अहंकार में नहीं डूबना चाहिए और किसी को भी छोटा आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। बिहार चुनाव में एक तरफ कई बड़े स्टार्स की हार हुई तो दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की, लेकिन लोगों की जो निगाह थी इस बार प्रशांत किशोर पर टिकी थी। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर आए थे, जनसुराज। इस पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया, और तो और इस पार्टी के तमाम दिग्गज स्टार्स की हार हो गई, जिसमें से एक नाम रितेश पांडे का है। रितेश पांडे की बहुत बुरी हार हुई और वो करहगर सीट से चौथे नंबर पर रहे। उन्हें कुल जमा करीब करीब 16,000 वोट आए। इससे यह पता चलता है कि कभी भी स्टारडम से वोट हासिल नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर की ही पार्टी जनसुराज के एक और उम्मीदवार बहुत चर्चा में थे, नाम मनीष कश्यप, जो कि चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। लेकिन मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर खिसक गए। उन्होंने खुद तो जीत हासिल नहीं की, लेकिन बीजेपी को उनकी वजह से झटका लगा और करीब 602 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार की चनपटिया विधानसभा सीट पर हार हो गई। मोकामा मतलब अनंत सिंह ये फिर सिद्ध हो गया है। चाहे अनंत सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ें, चाहे जेडीयू से चुनाव लड़ें, चाहे बीजेपी से, चाहे निर्दलीय या फिर जेल में रह के चुनाव लड़ें, सरकार अगर मोकामा में रहेगी तो छोटे सरकार की रहेगी। इतना भरोसा अनुपम जी अनंत सिंह के समर्थकों को था कि एक दिन पहले 2 लाख रसगुल्ले बनवा दिए जाते हैं। जो अनंत सिंह जेल से चुनाव लड़ते हैं उसके बाद मोकामा में क्या होता है पहले दर्शकों को समझा देते हैं पूरा गणित। ज़्यादातर 26 राउंड क्लियर हो चुके हैं और मोकामा में जो इतिहास है बहुत पहले क्लियर हो चुका था कि अनंत सिंह की जीत हो गई है वहां पर, और देखिए एक बड़े मार्जिन से हुई, 28,206। उस स्थिति में हुई, उस स्थिति में अनंत सिंह की ये जीत हुई है। जब ऐसा माना जा रहा था कि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह शायद हार जाए, क्योंकि यादव एक गोलबंद हो गए थे। यादव खुलकर वहाँ के सारे भूमिहारों का विरोध कर रहे थे। वीणा देवी जो कि खुद सूरजभान सिंह की पत्नी है, उनकी वजह से भूमिहारों में भी ये कयास लग रहा था कि वो भी 2 हिस्सों में बट जाएंगे। इसी इलाके के रहने वाले हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, वो खुलकर अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। तो इससे लग रहा था कि मतलब एक मैसेज पब्लिक में देने की ये कोशिश हो रही थी कि अनंत सिंह के खिलाफ भूमिहार भी है, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं और मुसलमान तो हैं ही। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अनंत सिंह को जब दुलार चंद यादव की हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया, जेल गए वो, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रचार की कमान 2 लोगों ने खास तौर पर संभाल ली थी। एक ललन सिंह ने प्रचार की कमान संभाली और एक विजय चौधरी। अब
आज की तारीख में ललन सिंह जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर है, यानी मतलब नीतीश कुमार के बाद। बीच में अशोक चौधरी आए थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने, देखिए प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में बड़ा खेल किया। उनको जिसको टारगेट पर लेना था, जिसका मामला सेट करना था, उसका मामला सेट करके आहिस्ता से निकल गए वो, जिसमें से एक नाम अशोक चौधरी का है। अशोक चौधरी के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए और नतीजा ये रहा, नीतीश कुमार अपने आसपास किसी भी दागी नेता या मंत्री को बिठाना पसंद नहीं करते। अशोक चौधरी को बाहर किया गया, ललन सिंह का कद फिर से बढ़ गया। कुछ दिन पहले ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच बहस भी हुई थी, लेकिन अब देखिए कि फिर से ललन सिंह नंबर 2 की पोजीशन पर आ गए थे। तो अनंत सिंह के जेल जाने के बाद ललन सिंह ने प्रचार की कमान संभाल ली, विजय चौधरी ने प्रचार की कमान संभाल ली। दोनों यहां पहुंचे, प्रचार किया, उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को आप जिताइए। और ठीक इसी तरह 2024 में अनंत सिंह पैरोल पर आए थे बाहर जेल से, और उस समय ललन सिंह बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, तो अनंत सिंह ने उनके लिए प्रचार किया था। पब्लिक को कहा था, हालांकि किसी इलेक्शन कार्यक्रम में, किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अनंत सिंह का आना और अचानक ललन सिंह से मिलना, वो अपने आप में काफ़ी कुछ मैसेज दिया गया था उस समय, लोकसभा चुनाव 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका कर्ज यहाँ पर ललन सिंह ने अदा किया, और नतीजा ये रहा कि एक बम्पर जीत हुई है फिर से। दूसरी चीज़ कि इनकी जीत के पीछे एक और वजह भी है। इनको, अनंत सिंह के बारे में एक बात कही जाती है पूरे मोकामा में, कि अनंत सिंह को अगर कोई काम करवाना है, कहीं मान लीजिए पुल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं रोड नहीं है, किसी को कुछ दिक्कत हो रही है, सोलर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, अगर ये सब काम करवाना है आपको, सरकार कर दे तो ठीक, नहीं तो अनंत सिंह खुद ही कर देते हैं। छोटे सरकार खुद ही कर देते हैं। तो इसलिए मतलब उनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि है वो पूरे मोकामा में बहुत फेमस है, और उस रॉबिन हुड वाली छवि की वजह से अनंत सिंह बहुत श्योर थे। आज अनंत सिंह का, चूंकि अनंत सिंह की चर्चा हो रही है, तो हम चाहते हैं कि अनंत सिंह का एक और बात बता दें पब्लिक को। अनंत सिंह से दरअसल एक इंटरव्यू चल रहा था उनका भी, इसी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, एक इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आप बताइए ना कि इस बार कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए को। तो अनंत सिंह ने कहा कि 250। तो फिर रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि 243 तो विधानसभा ही है, फिर 250 कहाँ से आ जाएगा? बोला इसका मतलब समझ जाओ आप, मतलब एक तरफा लहर। और आज 202 प्लस सीटें एनडीए को आना, वो अनंत सिंह की बात लोगों को फिर से याद आ रही है कि अगर आज अनंत सिंह बाहर होते तो मोकामा धुआं धुआं हो जाता, इतने पटाखे फूटते वहाँ पर। अब देखिए मतलब जीत को लेकर, या कोई एक होता है ना कि कोई बैट्समैन पिच पर बैटिंग करने आता है, वो श्योर हो जाता है कि बहुत, हमने ऐसा कम ही लोगों को देखा, कम ही बैट्समैन को देखा, वो श्योर हो जाता है कि हमको कोई आउट नहीं कर पाएगा। ठीक वही अनंत सिंह है, वो जब उतर जाते हैं जिस चुनाव में, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस चुनाव में वो श्योर है कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, उस चुनाव में उनको कोई नहीं हरा पाया, चाहे वो रहे या वो अपनी पत्नी को खड़ा कर दें। ये सब कुछ मतलब एक तरीके से वैसा ही रहा। अनंत सिंह जैसा चाहते हैं मोकामा की राजनीति को वैसा ही घुमाते हैं। अनुपम जी, इस बार का जो चुनाव था थोड़ा अलग था। दुलार चंद यादव की हत्या होना, सूरज भान की पत्नी का चुनाव में रहना, और जनसुराज से भी प्रदर्शनी वहाँ मैदान में थे। उसके बाद एक इमोशन कार्ड जो प्रदर्शनी या फिर लेकिन आप प्रियदर्शी की बात कर रहे थे। ये प्रियदर्शी पीयूष, इनको टोटल कुल जमा 9,365 वोट आए, और सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से एक नेता की हत्या हो गई। अब वो हत्या अनंत सिंह ने की है या नहीं की है, ये तो अभी जांच का विषय है ना, इसकी जांच चल रही है, कोर्ट में मामला है, अदालत उसमें सुनवाई करेगी कि अनंत सिंह दोषी हैं या नहीं है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आप सोचिए कि जिस 2 व्यक्ति के झगड़े में एक तेज तर्रार मोकामा के लीडर को अपनी जान गंवानी पड़ी, अब मतलब क्या उसके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे आज? अगर इतना करने के बाद भी आपको आए तो कितना, कुल 9,365 वोट। तो इसका मतलब यह है कि इस किले को तोड़ना, यानी अनंत सिंह को तोड़ना। अनंत सिंह शरीर से कमजोर भले हो गए, आप एक चीज और देखिए, अनंत सिंह का कितना बड़ा क्रेज है। ब्रजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश से खुद उनका मैसेज पहुंचा मोकामा में कि अनंत को जिताना है। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, एक ठाकुर नेता, एक भूमिहार नेता। और देखिए मैसेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, उत्तर प्रदेश से सीधा पहुंचा कहाँ, तो मोकामा। तो ये सब चीज़ें काम कर गई अनंत सिंह के लिए। पूरा एक तरीके से अनंत सिंह इस पूरे मामले में, मतलब सरकार के जो नुमाइंदे थे, सरकार के जो मंत्री थे, या खुद जेडीयू ने अपने ऊपर लिया अनंत सिंह के जेल जाने को लेकर। और
इसको लेते हुए पब्लिक के बीच एक माहौल बनाया गया, तो एक जो जनभावना मतलब बनी, उस जनभावना ने और ज़्यादा इनको लीड दे दिया, मतलब एज दे दिया। अनुपम जी, अनंत सिंह का जो वो इतिहास रहा है, ये बड़ा दर्शकों को आज बता देना चाहिए कि अनंत सिंह अगर आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे तो अनंत सिंह जीतेंगे, जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे तो अनंत सिंह और जीतेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे तो जीतेंगे, जेल में रहेंगे तो जीतेंगे। जेल में ऐसा रहे या मोकामा बाहर के रहे। लोग छोटे सरकार में क्या देखते हैं? आपने मैंने बताया कि आपको काम बताया ना कराना, कि- दीवानगी, हाँ। सादगी, ये तो सब सुना ही है, लेकिन पार्टी को ना देख के लोग सिर्फ नाम को देखते हैं, अनंत सिंह को। एक बात आपको, एक पुराना किस्सा आपको बताता हूँ। ये 2005 से पहले की बात है, ये 2004, मेरे ख्याल में 2004 की बात है। नीतीश कुमार बहुत थक चुके थे उनको, क्योंकि 2000 में एक बार तो कुर्सी छोड़नी पड़ी थी उनको, नीतीश कुमार को कुछ दिन के लिए बने थे माफ़ करिएगा। तो जब 2004 में उनको लगा कि नहीं, अब हमको कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले पता है किससे मुलाकात की? अनंत सिंह से मुलाकात की। और अनंत सिंह वो नेता हैं जो चांदी के सिक्कों से नीतीश कुमार को उन्होंने तौल दिया जब वो घर पहुंचे थे मिलने के लिए। और तभी उन्होंने कहा था कि जीत गला, जो अनंत सिंह की भाषा है वहाँ पर। और नीतीश कुमार, एक ज़बरदस्त लहर चली उस समय, जंगल राज के खिलाफ लोगों ने वोट किया और नीतीश कुमार की जीत हो गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। अनंत सिंह में वो क्रेज है, वो पावर है जो आप बता रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, मैंने आपको कहा कि इनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि है उस इलाके में, ये अगर आप गुंडे हैं तो आपके लिए गुंडा हैं, अगर आप अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे समर्थक या इलाके के एक अच्छी इलाके में रहने वाली अच्छी पब्लिक बनकर आप जाते हैं, तो आपके साथ उसी तरह का व्यवहार होगा। हाँ, इस बात की गारंटी है कि आप विरोधी हों या पक्ष वाले हों, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। आप एक बार जाकर उनको कह देंगे, वो काम आपका रुकेगा नहीं। तो ये इस बात की गारंटी होती है। दूसरा, किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी की बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है, कि कहीं पैरवी करना है, अनंत सिंह का एक लिखी हुई चिट्ठी काफ़ी होती है। तो ये है अनंत सिंह का पावर। बेटी की शादी हो रही है, उसमें पैसे दे देना, किसी को फ़ोन कर देना, इस आदमी की मदद कर दीजिए। अनंत सिंह की यही लोकप्रियता उस पूरे इलाके में उन्हें पॉपुलर बना रही है। और यही वजह है कि चाहे वो आरजेडी से लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, या फिर जेडीयू से लड़े, पार्टी मतलब महत्व नहीं रखता अनंत सिंह के लिए। अनंत सिंह खुद एक चेहरा है, एक शख्सियत बन चुके हैं। तो ये था अनंत सिंह का जलवा जलाल, जो मोकामा में हमेशा देखा जाता है, इस बार भी देखा गया। शानदार 28,000 करीब वोटों से मोकामा की जनता ने अनंत सिंह को प्यार दिया है। अनंत सिंह की जीत पर आपका क्या बयान है? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे जो हैं लगभग स्पष्ट हो गए हैं। बीजेपी दोहरा शतक मारते हुए नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी जो है महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बिहार के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का क्या हाल है? वो खेसारी लाल यादव जो बिहार में ट्रेंडिंग स्टार बताए जाते थे, एक छोटी सी लड़की से हारते हुए नजर आ रहे हैं छपरा में। बुरा हाल हो गया। जिस लड़की का कोई जनाधार नहीं था, वो लड़की बीजेपी की छोटी कुमारी आरजेडी को हराती हुई नजर आ रही हैं, यानी खेसारी लाल यादव को हराती हुई नजर आ रही हैं। मेरे सहयोगी बिहार की राजनीति में बिहार पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए अनुपम प्रसून जी। अनुपम प्रसून जी, क्या हाल हो गया है खेसारी लाल यादव का? यहाँ देखिए, आप इतना तो संदीप सबको समझ में आ चुका होगा कि बड़बोलापन कभी भी चुनाव नहीं जितवा सकता है। खेसारी लाल यादव का बड़बोलापन तो पूरे चुनाव में आपने देखा। जिस छोटी कुमारी से ये हारे हैं, जरा उनका इतिहास भी उठाकर देख लीजिए। कभी भी डायरेक्ट फाइट वाली किसी भी इलेक्शन में उनका अभी तक वो नहीं उतरी थी। यानी अनुभव के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल शून्य। खेसारी के बारे में लोग कह सकते हैं कि उनके पास भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन खेसारी लाल यादव 2015-16 से अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। पहले यूपी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2017 में दाल नहीं गली, 2022 में दाल नहीं गली, तो अब इनकी दाल गली कहाँ? आरजेडी में जाकर। पहले इनकी पत्नी चुनाव लड़ने वाली थी, चंदा देवी, लेकिन वो किसी कारणवश हो गया उनका नॉमिनेशन। जब लगा कि फंस जाएगा, तब खेसारी लाल यादव खुद उतरे। और देखिए 7304 वोटों से ये हारे हैं, 7304 वोटों से। अगर दोस्तों, दर्शकों, आप जब देखेंगे बिहार विधानसभा, किसी भी विधानसभा चुनाव में 7300 वोट बड़ा एक निर्णायक होता है, मतलब एक बहुत मार्जिन होता है, जमीन आसमान का फर्क कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि जिस छोटी कुमारी को कोई अनुभव नहीं था इस तरह के डायरेक्ट इलेक्शन का, उस छोटी कुमारी ने ये समझ लीजिए कि आप पूरे राउंड में जितने भी राउंड हुए, अगर उसमें सिर्फ 4 या 5 राउंड को छोड़ दे, तो कभी भी खेसारी लाल यादव को सांस लेने की फुर्सत नहीं दी। मतलब हमेशा पीछे ही रखा।
आपके पास इतना बड़ा स्टारडम किस काम का, आपके पास इतना बड़ा नाम किस काम का, आपका बड़बोलापन, आप एकदम निचले स्तर पर आ गए, वो भी आपके किस काम का। आपने इस चुनाव में क्या कहा कि पत्नी को मैं घर में पत्नी समझता हूँ, बाहर बहन जैसा देखता हूँ। लेकिन फिर भी आप देखिए, आपके इतने बयानों के बावजूद, आप राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, इसके बावजूद मंशा देखिए, मंशा पब्लिक ने समझ लिया और पब्लिक ने जान लिया कि आप जो करने जा रहे हैं ना, या आप जो करना चाहते हैं, या जिसके इशारे पर जो आपके आका हैं, जो आपके अध्यापक हैं, प्रिंसिपल साहब हैं जिन्होंने आपको सिखा कर भेजा है कि हिंदुओं के ऊपर जितना बोलना होगा बोलना, मुसलमानों को छूना मत, वो पब्लिक समझ गई। और हैरानी की बात यह है कि जहां से ये हारे हैं ना, जिस जगह से, अब ये समझ लीजिए कि एक बड़ा माइनस पॉइंट आपको बताते हैं इनकी हार के पीछे जो रहा आरजेडी के लिए और खास तौर पर खेसारी लाल यादव के लिए। क्या रहा जानते हैं दर्शकों? इनको यादवों ने भी वोट नहीं किया, इनको राजपूतों ने, तो खैर राजपूत तो पूरी तरह छोटी कुमारी के साथ थे क्योंकि वहां राजीव प्रताप रूडी सीटिंग एमपी हैं, लेकिन उसके अलावा मुसलमानों का भी पूरा वोट इनको नहीं हासिल हुआ। अगर सिर्फ मुस्लिम और यादव इकट्ठा हो जाते तो भी ये अच्छी स्थिति में आते। अब देखिए, इनको कुल वोट पड़े 49,917, कुल इनको इतना वोट पड़े। लेकिन अब जब आप देखेंगे उस पूरी सीट का समीकरण, तो आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब ये है 49,000 वोट आने का मतलब करीब 50,000 पकड़ लीजिए आप, 50,000 वोट आने का मतलब सीधा सीधा है। और वो मतलब क्या है? 52,000, 52। हालांकि अभी चल रहा है वहां पर राउंड जो आपने खोला है, ये अपडेट हुआ है, अभी अपडेट हुआ है 52,000। हाँ, लेकिन ये हार चुके हैं चुनाव। जो हमारे पास अपडेट है उसमें ये चुनाव हार चुके हैं। अनुपम जी, अब यहाँ मेरे आपसे दो सवाल है, मैं बीच में आपको रोकूंगा। मार्जिन बड़ा हल्का नजर आ रहा है। शुरुआत में खेसारी लाल यादव की जो स्थिति, मैं और आप छपरा में रहे, ग्राउंड जीरो पे घूमे, लोगों से बातचीत की, तो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही थी। क्या होता है जिनके 7,000 का जिक्र कर रहे थे, अभी देखिए करीब करीब 8,000 की मार्जिन हो गई। मतलब ये 8,000, अभी ये और बढ़ेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि जितने भी यादव थे या जितने भी मुसलमान थे, अगर 100% इनको वोट किया होता तो इसके पीछे तो इसका नतीजा ये होता कि खेसारी लाल यादव एक बड़े अंतर से, अभी ये ठीक उल्टा होता, कम से कम उल्टा होता है यहाँ पर। अब देखिए, इसके आप कुछ और भी बात कहते हैं, जैसे जयप्रकाश सिंह जनसुराज पार्टी से उतरे, इनका पुराना इतिहास रहे, चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा जब आप देखिए, हालांकि इस सीट पर जब आप देखेंगे तो कोई बड़ा मतलब चेहरा ऐसा नहीं था जो मुस्लिम कैंडिडेट हो। एक यहाँ पर एमडी सुल्तान हुसैन, लेकिन कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं था। आप सोचिए 2055 तो नोटा में लोगों ने वोट किया है। तो दर्शकों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न यादव है, जो कि आरजेडी से चुनाव मैदान में उतरे थे। तो मैंने वो आपको समीकरण बता दिया। अब दूसरी चीज देखिए, खेसारी लाल यादव के लिए एक सीख भी है। सीख क्या है कि कभी भी जब आप चुनाव लड़ने उतरे, आप चाहे जिस भी पार्टी से उतरे, अपना वजूद नहीं भूलना चाहिए। खेसारी लाल यादव वो वजूद भूल रहे थे। उनका वजूद, उनको भोजपुरी दर्शकों ने सुपरस्टार बनाया, उनको ट्रेंडिंग स्टार बनाया, लेकिन आप उन्हीं दर्शकों को चुनौती दे रहे थे। आप कहते हैं पब्लिक के बीच, पब्लिक डोमेन में आपके बयान क्या है? आप बयान में ये कहते हैं कि अरे मैं तो सोता रहता हूँ तो मुझे पैसे आते रहते हैं, खेसारी का गाना चलता रहता है, किसी के कहने से, देखने से, ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है। आपका ये बयान बताता है कि आप अहंकार में डूबे हुए हैं। इन्हीं की पार्टी की मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। इन्हीं की पार्टी के मुकेश सहनी ने मीडिया वालों को क्या कहा? चप्पल से मारेंगे, ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे। बोला, हिम्मत कैसे हो गई? आज मतलब वो सीट गिन रहे हैं, अंडा सीट के नाम पर उनको जो बिहार की पब्लिक ने अंडा थमा दिया है। अहंकार जब जब सिर चढ़कर बोलता है तो यही हालत होती है जो मुकेश सहनी की हुई और जो खेसारी लाल यादव की हुई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोग कहते हैं ना कि बीजेपी लोगों को जातियों में बांटती है, धर्म के आधार पर बांटती है। अगर लोगों के मन में ये अभी तक एक तरीके से लोगों का परसेप्शन बनाने की साजिश है पूरे देश में कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता। आज जो छपरा सीट पर ट्रेंड आया है और बिहार का रिजल्ट आया है, उससे ये पता चलता है कि मुसलमान भी बीजेपी को वोट करता है और यादव भी बीजेपी को वोट करता है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जहाँ से खेसारी, मतलब सारण की बात करते हैं, सारण में ही जो आसपास की सीटें हैं, एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अपर कास्ट की भी जीत हुई है, अति पिछड़ा की भी जीत हुई है, दलित भी जीते हैं। इस तरह से जैसे सिवान सदर से मंगल पांडे जीते, अपर कास्ट के। गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह जीते, दरौंदा से करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह जीते, बरहड़िया से जेडीयू के इंद्रदेव पटेल जीते,
दरौली से विष्णुदेव पासवान जीते, महाराजगंज से हेम नारायण शाह जीते। मतलब इसमें अति पिछड़ा भी जीता, अपर कास्ट भी जीता, मतलब राजपूत की भी जीत हुई, कुर्मी की भी जीत हुई। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए बीजेपी ने कितना बैलेंस करके कि कोई हम पर ये आरोप ना लगाए, और उसी का नतीजा ये रहा कि आज बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। अब सोचिए कि सिर्फ 50 सीटों के भीतर समेट देना। अब स्थिति जानते हैं क्या हो गई है? स्थिति ये हो गई है कि तेजस्वी यादव को जो आरजेडी की अपनी सीटें आ रही हैं, जो उसके पास जो सीटें थी, पिछली बार बड़ी पार्टी बनी थी, 71-72 सीटें आई थी, हालांकि पहले 75 आई थी, 71 आई थी, बाद में 4 आ गए थे एआईएमआईएम से। स्थिति ये है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिल पाएगी। आप वो देख लीजिए, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक आफत आ गई है, ऐसी स्थिति हो गई। अनुपम जी, आखिरी सवाल मेरा आपका रहेगा एक खेसारी लाल से, क्योंकि यहाँ एक उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी बड़ी चुनावी सभा की है और लालटेन टांग के कहे कि भैया खेसारी की जीत पक्की है, इन्हें जीत की माला पहना देता हूँ। 2027 में यूपी में चुनाव है, क्या प्रभाव था उनका जो छपरा में पड़ा, उनका प्रत्याशी खेसारी लाल यादव मित्र भाई हार गया? आप देखिए, पवन सिंह यहाँ गए इस खेसारी लाल यादव की सीट पर, योगी आदित्यनाथ ने ही इसके आसपास के इलाकों में प्रचार किया। देखिए, हम तो उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। योगी जिन इलाकों में गए, पहली बार इतिहास में ऐसा रहा है कि 100% स्ट्राइक रेट, 100%। मतलब जिन सीटों पर एग्जैक्ट, जिन सीटों पर या जिन सीटों के लिए या जिन सीटों के उम्मीदवार योगी के मंच पर आए, वो सब के सब जीत गए। जनता ने उनको टिक कर दिया, उनको विधानसभा भेज दिया। ये एक चमत्कार था, उस पर हम डिटेल में आगे किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल खेसारी लाल यादव की बात करनी ज़रूरी है, इसलिए कि आपका स्टारडम, आपका अहंकार बन चुका था, और वो अहंकार आपके सिर आंखों पर चढ़कर बोल रहा था। नतीजा कि आप पब्लिक को समझते थे कि पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक आपके गाने पे, आपके कमर मटकाने पर वोट दे देगी, लेकिन पब्लिक ऐसी नहीं है। जब वोट करने की बारी आती है ना, तो वो सोच समझकर और विकास के मामले पर ही वोट करेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आरजेडी 30 सीटों के आसपास सिमट नहीं रही होती। पूरा महागठबंधन, सोचिए कि पूरा महागठबंधन का कुनबा 43-42 सीटों में सिमट रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या स्थिति है। ये अहंकार की वजह से हुआ है। और जो ये लोग हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे ना, कि 10 मिनट की फुर्सत मिला है, हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं, और उसमें खाना खाकर मछली दिखा रहे थे पिछले साल ये लोग नवरात्र में। आज पब्लिक ने उसका भी हिसाब चुकता कर लिया है। मतलब स्याही, देखिए मैं वोट देकर आया हूँ, ये स्याही लगी है ना उंगली पे, जब ये उंगली स्याही लगी उंगली पब्लिक टेढ़ी करती है, तो इसी तरह गद्दी से उतार कर फेंक देती है। देखिए क्या हाल हुआ है खेसारी लाल यादव का चुनाव में, कि खेसारी लाल यादव जो राम मंदिर के विरोध की बात करते हैं, सनातन के विरोध की बात करते हैं, उन्हीं बिहारियों ने बता दिया है कि वो सनातन का विरोध नहीं सहेंगे, राम मंदिर पर सवाल अब नहीं सहेंगे, और वही एक मुख्य कारण है जो यहाँ खेसारी लाल की हार से जोड़ा जा रहा है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। एनडीए की जीत से आप अगर खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। जो लोग विपक्षी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी बीजेपी ने यहाँ पर की है, उस पर भी क्या आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। धन्यवाद। कभी पत्रकार, कभी बीजेपी के नेता और फिर जनसुराज के विधायक बनने की आस उम्मीद लेकर मैदान में उतरे मनीष कश्यप का इतना बुरा हाल इस चुनाव में होगा सोचा नहीं था। मनीष कश्यप को एकदम पता चल गया था कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं जीत का परचम लहराएंगे, और कहीं ना कहीं जनसुराज का खाता खोलने के लिए मनीष कश्यप जो हैं पहली सीढ़ी पर खड़े पाएंगे। ना तो जनसुराज का खाता खोल पाए, लेकिन भविष्य की राजनीति लग रहा है अनुपम जी मनीष कश्यप ने जल्दबाजी के चक्कर में खत्म कर लिया। बिहार से हाल दिखा देते हैं दर्शकों को। देखिए, चनपटिया से वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। और चनपटिया का हाल आप देख लीजिए। हाँ। अभिषेक रंजन वहां से जीते हैं। हाँ। 602 वोटों से। देखिए, मेरा जो एनालिसिस है मैं आपको वो सबसे पहले बताता हूँ। हाँ। 602 वोटों के साथ यहाँ पर जीते हैं अभिषेक रंजन। हाँ। लेकिन अभिषेक रंजन ने जिसको हराया है उनका नाम है उमाकांत सिंह। हाँ। वहाँ के कद्दावर नेता, जीते हुए कैंडिडेट, मतलब सिटिंग कैंडिडेट थे। हाँ। और उनकी हार हो गई सिर्फ 602 वोट से। हाँ। आपको पता है ये बीजेपी की हार मनीष कश्यप के लिए जीत की तरह है। हाँ। क्योंकि इनकी लड़ाई बीजेपी से थी। अब चूंकि जो इनके साथ पीएमसीएच में हुआ था उसके बाद मनीष कश्यप ने इतना तय कर लिया था कि अगर हम, मतलब एक कहा जाता है ना बिहार में कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। तो मनीष कश्यप खुद तो डूबे,
बीजेपी को लेकर डूबे। अब देखिए कितना किसको वोट आया, कुल 87,538 वोट कांग्रेस को आए, 86,936 वोट बीजेपी को आए उमाकांत सिंह को, और तीसरे नंबर पर मनीष कश्यप। अब जो मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आपको YouTube पर व्यूज मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट भी मिल जाएगा। व्यूज और वोट में फर्क होता है, वही देखा गया है यहाँ पे। नहीं सिर्फ यहां पर नहीं देखा गया, व्यूज और वोट में फर्क होता है। कुछ लोग जो फर्क समझ नहीं पाए वो खेसारी लाल यादव बन गए, रितेश पांडे बन गए और मनीष कश्यप बन गए। कि आपको सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जितने लोग देखते हैं उतने लोग आपके साथ खड़े रहें, ये नहीं तय होता है। लेकिन आपने उस चीज़ को पॉलिटिक्स में घुसाया और नतीजा आपके सामने है। एक शर्मनाक हार आप इसे कह सकते हैं। मनीष कश्यप भले माने कि बीजेपी को हराकर वो जीत गए, मतलब बीजेपी को दूसरे नंबर पर धकेल कर वो जीत गए, लेकिन सच पूछिए तो मेरी नज़र में यह मनीष कश्यप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उनके राजनीतिक करियर का कहीं ये फुल स्टॉप न साबित हो जाए। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि डी एंड हो गया, शुरू होने से पहले पिक्चर जो है फ्लॉप भी हो गई, पिट भी गई और कोई देखने में। 2024 में मनीष कश्यप इसी भ्रम में थे। इनको लगा कि संजय जायसवाल को हरा देंगे, तो सबसे पहले इनका भ्रम वहां से शुरू हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, मनोज तिवारी आए, इंटरफेयर किया, ये बीजेपी में शामिल हो गए। संजय जायसवाल जीत गए, जीतने के बाद बीजेपी ने इनको कोई भाव देना बंद कर दिया। उसके बाद इन्होंने पार्टी बदल ली, जनसुराज में गए। जनसुराज में भी टिकट बहुत उतार चढ़ाव के बाद ही मिला है इनको। उसमें भी कई कार्यक्रमों में इनकी नाराजगी के वीडियो सामने आए, कुर्सी तक नहीं मिलती। हाँ, नाराजगी के वीडियो सामने आए। तो इस हिसाब से जब आप देखें, हालांकि एक डेब्यू कैंडिडेट के तौर पर 37,172 वोट लेकर आना, और वो भी उस इलाके में जो कई सालों से बीजेपी के प्रभाव में है, जहां से लोग सोच भी नहीं सकते, जहां से खुद मोदी और योगी जी प्रचार करने जा रहे हों, वहां पर 37,000 से ज़्यादा वोट लेकर आना ये एक उपलब्धि की तरह है। लेकिन आप सोचिए कि आपने कितने जगहों पर खुद को बदला है। बीजेपी की विचारधारा आपसे मैच नहीं करती, आप कांग्रेस आरजेडी को गाली ही देते रहते हैं। आप जनसुराज में गए, जनसुराज की आपने बहुत वकालत की, आप वहाँ पर भी तीसरे नंबर पर है, आपको लगता था आप जीत जाएंगे। सिर्फ ये भ्रम है। मैंने आपको कहा कि व्यूज़ को वोट समझने की जो गलती थी वो बिहार में इस पर बहुत लोगों ने की और वो सब के सब पिटे। तो वही मनीष कश्यप के साथ हुआ। अनुपम जी, मनीष कश्यप की जो हार है, कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं कि इनका जो घमंड था वो भी रितेश पांडे की तरह, और खेसारी लाल यादव का जो कहते थे कि मिलियन सब्सक्राइबर, कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई दूसरा स्टार, तो कहते थे कि इनका भी जो घमंड है सिर से ऊपर आ चुका था। कई बार लगा, कई बार लोगों ने आरोप लगाया। अब देखिए, पहले तो 2-3 चीज़ें हैं और आपको, आप पब्लिक के बीच जाकर आपको सच बोलना चाहिए। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ बन गए। आपको लगा कि एक यूट्यूबर हमको कहलाना चाहिए तो आप एक यूट्यूबर कहलाए। आपको लगा कि एक पत्रकार हमको कहलाना चाहिए तो पत्रकार कहलाए। आपको लगा कि नहीं नेता बनना चाहिए तो नेता बन गए आप। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर टूल का इस्तेमाल किया। पब्लिक ये बात समझ गई। आपने क्या समझा था कि बिहार की पब्लिक ये चीज़ नहीं समझ पाएगी? आपका मोटो क्या था यूट्यूब पर आने का या इतने सोशल वर्क करने का? आपका मोटो शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एजेंडा था आपका। ये बात 2024 में साबित हो गई थी जब आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे। ठीक, 2024 में साबित हुई। उसके बाद ये बात लगातार साबित 2024 से लेकर अब तक लोगों के जहन में ये बात साबित होती ही रही है। पहली चीज, आपने जब 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, कितना सपोर्ट मिला। लोगों के वीडियो आते थे, एक रिक्शा वाला अपने महीने भर की कमाई 20,000 रुपये एक लिफाफे में कैद, मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ, बंद करके आपको आपके घर तक पहुँचाता था कि ये पैसा लीजिए, इससे चुनाव लड़िएगा। एक रेहड़ी पटरी वाला जिसके मुश्किल से पूरे दिन भर की कमाई 500 रुपये होगी, वो भी अपने महीने 2 महीने अपनी सेविंग्स को लाकर मनीष कश्यप को देता था, इस उम्मीद में कि आप जीतेंगे तो आप कुछ अच्छा करेंगे। आपने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी से समझौता कर लिया। आपको बीजेपी ने ऑफर किया कि हम एमएलसी बना देंगे और आप उसकी बात में आ गए और आपने तुरंत उन सारे इमोशंस को एक झटके में छोड़ दिया अकेले। ये उसका खामियाजा है, मनीष कश्यप को उठाना पड़ रहा है। तो अनुपम जी, मनीष कश्यप को तो वहाँ की विधानसभा की जनता ने सबक सिखा दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नुकसान कर गए और उनके चक्कर में कांग्रेस के जो चचा हैं रंजन साहब, उनके मजे आ गए। जो जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर समझते थे कि मनीष कश्यप उनकी जनसुराज पार्टी का खाता जरूर खुलवाएंगे,
अब उनको क्या लग रहा होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जब से टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद से आप कहीं उनको मीडिया में नहीं देखेंगे। और ये तय माना जा रहा था कि जिस दिन मीडिया में, जैसे सोशल मीडिया उन्होंने कैप्चर कर रखा था एक तरीके से प्रशांत किशोर ने, लेकिन जिस दिन से इलेक्शन मूड में बीजेपी की एंट्री हुई, प्रशांत किशोर मेन सीन से गायब हो गए। उनको पता था कि उनका काम यहीं तक है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जो उनके ऊपर आरोप लगते, बड़े गंभीर आरोप है, सही है या गलत है ये नहीं पता। उनके ऊपर आरोप क्या लगा? उन्हीं की पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, टिकट बांटने को लेकर उन्होंने पैसे लिए, मतलब पैसे लेकर टिकट बांटे गए। ठीक है। उन्होंने, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पूर्णिया के जो पूर्व सांसद थे पप्पू सिंह, उनका उन्होंने धुआंधार पैसा लगवाया। उस पैसे से कमाई की, जो टिकट बांटे गए उससे कमाई हुई, उसका एक मोटा मुनाफा खुद रखा और उनको दिया, और उसके बाद धीरे से वो निकल गए। कुछ लोगों ने यहाँ तक गंभीर आरोप लगाया है। ये चर्चा पब्लिक डोमेन में, ये चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर अगर खुद को इतना बड़ा चाणक्य समझते हैं तो वो क्यों नहीं आकलन कर पाए कि उनके जितने कैंडिडेट थे उनमें से एक भी कैंडिडेट, आपको पता है प्रशांत किशोर जितनी सीटों पर उन्होंने, सिर्फ 3 या 4 ऐसे, जो मैं देख रहा था, सिर्फ 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने जमानत अपनी बचाई है बस। बाकी जगहों पर जमानत जब्त हो गई है। यानी मनीष कश्यप का जो सपना था वो तो साकार नहीं हो पाया, जनसुराज का भी हाथ थामकर ये लोग नहीं जीत पाए मनीष कश्यप। लेकिन मनीष कश्यप ने कहीं ना कहीं, अनुपम जी, यहाँ बीजेपी को एक बड़ा सबक सिखा दिया, और उसकी वजह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रंजन साहब, उनको कहीं ना कहीं ये सीट जो है गिफ्ट में मिल गई है। जनसुराज का जो हाल इस चुनाव में हुआ पूरे बिहार ने देखा। मनीष कश्यप की हार पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद। आखिरकार क्यों अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बिहार चुनाव में फिर सिद्ध हो गया है। जिस 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर की टिकट को लेकर अनुपम जी तमाम वाद विवाद हुए थे, कहा जा रहा था कि एक 25 साल की लड़की को टिकट दे दिया, पार्टी ने भी बड़ा आरोप लगाया, लेकिन उसी 25 साल की लड़की ने बिहार की धरती पर वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ है। मैथिली ठाकुर का पूरा रिकॉर्ड, यहाँ पूरा वोटिंग हो चुका है, जितने राउंड थे 25 वो भी अनुपम जी खुल चुके हैं। क्या खबर है, क्या इतिहास मैथिली ठाकुर ने बिहार में रचा है? देखिए, 25 साल की उम्र में पहली बार, मतलब डेब्यू में ही एक बड़ी जीत 11,730 वोटों से मैथिली ठाकुर ने हासिल कर ली है। अब मैथिली ठाकुर के इस जीत का हम विश्लेषण करेंगे तो 2-3 बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला क्या, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया कि चूंकि वो मिथिला की, वो जहाँ से चुनाव लड़ रही थी वो मिथिला में आता है, और उसकी वजह से मिथिला में पाग आप समझते हैं, देखिए उन्होंने पहन रखा है, ठीक, जिसे सिर पे पहनाया जाता है, वहाँ पर मतलब किसी का आदर सत्कार करते हुए पाग पहनाया जाता है। तो उनके ऊपर एक नैरेटिव चला कि उन्होंने पाग का अपमान किया। उसमें दरअसल किसी ने कुछ दिया था खाने के लिए, तो पाग में रखकर वो खाने लगी थी, और वो छोटा सा एक क्लिप बहुत वायरल हो गया था, जिसकी वजह से उनको बताया गया कि आपको मिथिला के कल्चर नहीं पता। दूसरी चीज़, उनके पिता पर आरोप लगाया गया कि तुम तो डर कर भाग गए थे, और अब तुम बाद में जाकर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगी तो तुम बिहार के बाहर बस गए। लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया कि जंगल राज की वजह से छोड़कर चले गए थे, वो झूठा था। तो पब्लिक ने बताया कि नहीं, वो भी सच था। मैथिली ठाकुर के पिता जो आरोप अभी तक लगा रहे थे पिछली सरकार पर, नहीं लालू यादव के सरकार पर, वो आरोप सही था। और तीसरी चीज़ ये कि क्या 25 साल की लड़की तमाम अपने बुजुर्गों का या उनसे सीनियर जो नेता हैं जो कई सालों से जीतते आ रहे थे उनका सम्मान करेगी या नहीं? जो बीजेपी के सीटिंग, देखिए ये जो सीट थी ना, वो सीटिंग सीट थी, और यहाँ से आप देखेंगे तो बीजेपी के एक कैंडिडेट थे जो बहुत पहले से, कई सालों से अलीनगर से जीतते आ रहे थे। और हुआ ये कि जब मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया तो सबसे पहले मैथिली ठाकुर को आशीर्वाद देने के लिए वही पहुँचे। मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, वही पहुँचे, और नतीजा ये रहा कि मैथिली ठाकुर के प्रति एक जो प्रेम वाली भावना है वहाँ पर, कि हाँ बुज़ुर्गों को साथ लेकर ये चलेंगी, वो चीज़ें उभर कर सामने आई। और नतीजा क्या रहा कि मैथिली ठाकुर ने 11,730 वोटों से ये सीट निकाल लिया है। कुछ, हालांकि कुछ राउंड ऐसा चला जो थोड़ा सा टफ था मैथिली के लिए, लेकिन आखिर में जीत, एक अच्छी जीत और कंफर्टेबल जीत हासिल की है मैथिली ठाकुर ने। और सिर्फ 25 साल की उम्र में, तो उनके पास एक अच्छा अनुभव हासिल करने का मौका है, उनके पास बिहार के लिए कुछ करने का मौका है, और चूंकि वो लोक गायिका हैं, वो बिहार के कल्चर को समझ सकती हैं, समझा सकती हैं लोगों को अपने गानों के माध्यम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे पहले भी कई कलाकार जीत कर आए,
लेकिन कलाकार जीत कर जब आते हैं तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो बिहार के कल्चर को डेवलप करेंगे। मैथिली ठाकुर से भी यही उम्मीद है। बाकियों की तरह वो मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठने की जगह वो कुछ अच्छा करेंगी। वो अलीनगर के लिए, दरभंगा के लिए, मधुबनी के लिए अच्छा करेंगी। ये उनसे लोगों ने उम्मीद लगाई और इसलिए उन्होंने वोट किया। जो इनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर रहा, उस पर हम आते हैं। वो फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि एक तो इनके चेहरे में, इनके साथ भी स्टारडम था। ये इतनी पॉपुलर हैं कि अच्छा, दूसरी चीज़ कि देखिए, अब दो पॉपुलैरिटी का हम कंपैरिजन करेंगे। पहला, खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी, उनके साथ भी स्टारडम है। दूसरा, मैथिली ठाकुर के साथ भी था। लेकिन खेसारी वाला जो स्टारडम था वो किस चीज़ के लिए था? वो कुख्यात स्टारडम है। वो अश्लीलता के लिए बड़ा बदनाम है। वो कल्चर को दूषित करने के लिए बड़ा बदनाम है। लेकिन जो मैथिली ठाकुर के साथ स्टारडम आया, वो अपने लोक गानों को, लोकगीतों को प्रचलित करने के मामले में आया। मैथिली ठाकुर की आवाज़ के कई दीवाने हैं लोग। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रमों में जो भीड़ उमड़ती है, उससे उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाइए। हालांकि भीड़ खेसारी लाल यादव के को भी देखने पहुंचती है, लेकिन दोनों में फ़र्क मैंने आपको समझाया कि एक को लोगों ने जोड़ कर देखा कि हाँ, इसके चेहरे में, इसके पास बिहार के लिए कुछ कर दिखाने का एक मौका हो सकता है, हुनर है। तो इसलिए मैथिली ठाकुर को लोगों ने जिता दिया और खेसारी लाल यादव को लोगों ने नकार दिया। अनुपम जी, पूरा मैप हमारे पास सिस्टम है उस विधानसभा का, अलीनगर विधानसभा यहाँ जोड़ा जा सकता है कि मधुबनी में ही आता है। मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर देखा जाता है। 25 राउंड की वोटिंग क्लियर हो गई। दर्शकों को बड़े आराम से समझाते हैं पूरा समीकरण किस तरीके से मैथिली ठाकुर की यहाँ जीत हुई है। करीब 11,700। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अब देखिए, आप देखते चलिएगा, यहाँ पर जो ये पूरा इलाका था अलीनगर का, यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो मुस्लिम आपने बताया, वो हालांकि प्रभाव रखते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बड़ा प्रभाव रखते हैं। जैसे कि विप्लव कुमार चौधरी जनसुराज से उतरे थे, विनोद मिश्रा आए। अब देखिए, यहाँ पर 2800 वोट लेकर आए हैं कौन? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो कि तीसरे नंबर पर रहे, और वो मुस्लिम कैंडिडेट थे, सैफुद्दीन अहमद। अब इसके अलावा आप जितने लोग हैं इसमें, आप जितने लोगों को देखेंगे, एक यहाँ पर और इंडिपेंडेंट आम जनता प्रगति पार्टी, अब ये एक नई पार्टी, नया नाम सुन रहे होंगे आप, यहाँ पर भी एक मुस्लिम कैंडिडेट उतरे, 671 वोट, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा। हाँ, जो मैथिल ब्राह्मण समाज के लोग थे उनका प्रभाव यहाँ दिखता है, तो वो आप यहाँ पर वोटों में देख सकते हैं। आरजेडी से कड़ी टक्कर मिली, विनोद मिश्रा से इनको कड़ी टक्कर मिली, और 73,185 वोट वो भी लाए, विनोद मिश्रा भी लेकर आए, लेकिन मैथिली ठाकुर को हरा नहीं पाए। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो 11,730 वोटों का जो एज मिला, जो इस पर लीड मिली, वो सिर्फ मैथिली ठाकुर के स्टारडम के दम पर मिली। और बीजेपी बहुत दिनों से इसकी कोशिश कर रही थी कि एक ऐसा प्रभाव बनाया जाए। देखिए, इस बार के चुनाव में बीजेपी ने बड़ा सोच समझकर टिकट बंटवारा किया। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अप्रत्याशित रूप से किसी उम्मीदवार को चुना गया और उसको उतारा गया। उसको उतारने के पीछे बीजेपी का मकसद ये था कि वो एक तरीके से एक चुंबकीय आकर्षण का काम करे। मतलब वो अपनी सीट पर तो जीते ही, अपने आसपास की जितनी सीटें हैं वहाँ पर भी उसका जो उसके पर्सनालिटी का प्रभाव है वो दिखे। वही हुआ है यहाँ पर पूरे मधुबनी में, दरभंगा के हिस्सों में वही हुआ है, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि एक अच्छी जीत मिली है। अनुपम जी, रूबिका लियाकत के साथ मैथिली ठाकुर का एक इंटरव्यू होता है जिसमें एक बड़ा बयान, चुनाव से पहले जिस तरीके से राम विरोधी बयान खेसारी लाल यादव ने दिया था, दुनिया ने सुना था, उनको कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता दिख रहा है। यहाँ मैथिली ठाकुर ने एक बयान दिया था खुली जीप से रूबिका लियाकत के सामने कि अगर मैं विधायक बनती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होगा जो अली नगर विधानसभा, जिस नाम से मेरा विधानसभा जाना जाता है, मैं उसे सीता नगर करूँगी। क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं मैथिली का वो बयान जो फायदेमंद साबित हुआ है इस चुनाव में? देखिए, पूरा मिथिलांचल है ना, वो अपने आप को माता सीता से कनेक्ट करता है। माता सीता का जो धाम है, जानकी धाम, वो सीतामढ़ी में है। और ये मतलब इसको आप संयोग कहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल उसका उद्घाटन भी किया, जिसमें खुद पीएम तो नहीं जा पाए थे, लेकिन अमित शाह पहुंचे थे। पुनौरा धाम जिसको कहते हैं, उसका उद्घाटन भी किया। और सीतामढ़ी से चूंकि कनेक्ट होने के कारण, और भगवान राम का वो ससुराल भी कहा जाता है एक तरीके से, तो लोग भगवान राम से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। उस चीज़ का प्रभाव वहाँ दिखता है, उनके रहन सहन, पहनावे में, शादी ब्याह में,
हर जगह पर जब आप जाएंगे तो माता सीता, माता जानकी को सबसे आगे रखा जाता है। यही चीज़ जो ये मतलब एक सेंटिमेंट है वहाँ के लोगों का, इस चीज़ को चूंकि मैथिली ठाकुर, मैंने आपको कहा कि वो लोक गायिका हैं, तो उनको ये पता है, अपने गायन के माध्यम से वो इस सेंटिमेंट को समझ चुकी थी और इसका उन्होंने इस चुनाव में भरपूर इस्तेमाल किया और पब्लिक ने दिया। और दूसरी चीज़ कि देखिए, अली नगर का नाम चेंज करने को लेकर ये कोई नया इशू वहाँ पर नहीं था, ये एक पुराना इशू है, कई बार ये मांग उठाई गई, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को, इन सारी मांगों को ऐसा समझते हैं कि ये फिजूल की चीज़ें हैं, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता। लेकिन वहाँ के पब्लिक में एक डिमांड है, ये एक सेंटिमेंट है कि अली नगर नाम नहीं होना चाहिए, उसका माफ़ करिए, उसका नाम बदलना चाहिए। तो उस सेंटिमेंट के तार छेड़कर मैथिली ठाकुर ने एक अच्छा लीड लिया और पब्लिक के बीच एक अच्छा मैसेज भी किया। हालांकि मीडिया में भले इनकी खूब आलोचना हुई कि मैथिली ठाकुर ने ऐसा कह दिया, योगी के तर्ज पर, अभी जीती नहीं लेकिन योगी के तर्ज पर सोचने लगी, बीजेपी आती है तो नाम बदलने लगते। नहीं, पब्लिक की ये डिमांड है, बीजेपी की डिमांड नहीं है, पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड थी, बीजेपी की ये डिमांड नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, ये पब्लिक की डिमांड थी, भारत के लोगों की डिमांड थी। ये शायद चीज़ें आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, जो विपक्षी दल हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उसमें दो दल खास तौर पर, एक तो समाजवादी पार्टी और दूसरा राष्ट्रीय जनता दल, दोनों एक तरीके से यादव कैडर बेस्ड पार्टियां हैं और इन दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। नतीजा कि आप देख लीजिए, पूरे बिहार का जब आप रिजल्ट देखेंगे तो कह सकते हैं आप 50% यादव से ज़्यादा किसी ने वोट नहीं किया है महागठबंधन को, जबकि कायदे से वोट करना चाहिए। लेकिन 50%, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, तकरीबन 50% ही यादवों ने उनको वोट किया है। अब उसमें भी ये चमत्कार कहेंगे, हाँ 50% तो किया ना, लेकिन वो किस काम का आपके, जिस पर आप अपना हक जताते थे, वो समुदाय आपसे आधा अलग हो चुका है, आधा से ज़्यादा बल्कि आप कहिए तो अलग हो चुका है। अब सोच कर देखिए, मुकेश सहनी को माफ़ करिएगा, मुकेश सहनी को एक भी सीटें नहीं आई, और वहीं उल्टा आप जाकर देखिए एनडीए में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट करीब 91-92% का है। दोनों ऐसी पार्टियां हैं, मुकेश सैनी भी वैसे ही एक रीजनल पार्टी के चेहरे हैं, चिराग पासवान भी रीजनल पार्टी के चेहरे हैं, बल्कि आप अगर कद का माफ़ करिएगा, अगर कद का कंपैरिजन करेंगे तो मुकेश सहनी का कद तो इस चुनाव में बढ़ा दिया गया था, उनको तो डिप्टी सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया था, उनका तो और चमत्कार होना चाहिए था और कुछ मिरेकल कर देते वो, लेकिन हुआ क्या, उनकी झोली में एकदम शून्य बट्टा सन्नाटा आया। तो ये चीज़ आरजेडी नहीं समझ पाई, कांग्रेस नहीं समझ पाई, और सबसे बड़ी बात कि जितने दल इनके साथ बैठे थे, इन दोनों पार्टियों के साथ बैठे थे, उनमें से कोई भी ये बात समझ नहीं पाया। नतीजा की जीत हुई। आप देखिए 25 साल, जिस लड़की को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिसका परिवार का कोई, एक तो क्या ये काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है कि एक ऐसी लड़की जिसको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, जिसके पिता, दादा, चाचा, नाना, ताऊ कोई आज तक राजनीति में नहीं रहा, दूर दूर तक जिसका राजनीति से कनेक्शन नहीं रहा, जो अपने आप को ये समझता है कि वो सिर्फ राजनीति से बचने के लिए ही बिहार छोड़ कर गया, उसको बीजेपी लेकर आती है और 25 साल की उस लड़की का करिश्मा देखिए कि वो जीत जाती है। ये चीज़ देखिए, इस चुनाव में सीखने के लिए बहुत चीज़ है आरजेडी के पास। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर तेजस्वी अभी भी अहंकार में है कि अब चूंकि मैंने देखा उनके प्रवक्ताओं ने क्या लिखा है, सोचिए कि सारी चीज़ें उनके हिसाब से हुई। एसआईआर पर लोगों के नाम काट दिए गए, उसमें भी वक्त मिला, लोगों के नाम जोड़ने का भी वक्त दिया गया, उनके हिसाब से चीज़ें चली। सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज कहा गया, चुनाव आयोग ने उसको भी एक्सेप्ट किया, उसके बाद नाम जोड़े गए, सब कुछ हुआ। अच्छा, लेकिन उसका करिश्मा देखिए कि माफ़ करिएगा, जब 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी जीत गई तो उनकी दो प्रवक्ताएं जो बहुत ज़्यादा टीवी डिबेट में बैठती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं, उन दोनों प्रवक्ताओं ने चुनाव आयोग पर फिर सवाल उठा दिया। जो ज्ञानेश्वर कुमार हैं, उनको तुम तड़ाक पर उतर आई ये पार्टी, उनका सम्मान भूल गई ये पार्टी, जबकि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने मतलब वो किसी सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर काम नहीं करती है। इसके बाद भी ईवीएम चेक कराया गया, आपके लोगों की निगरानी में, उनकी मौजूदगी में सारे ईवीएम को
पहुंचाया गया जहां पर काउंटिंग होगी, लेकिन इसके बाद भी आप इस तरह से सवाल उठा रहे हो और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गलत कर दिया। तो ये था, ये 25 साल की लड़की की जीत आप नहीं बचा पा रहे हो। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, अगर वो इस लहर में जीत गया तो इसका मतलब सीधा है कि आप में ही कोई कमी है। दोस्तों फिलहाल अलीनगर की धरती पर मैथिली ठाकुर ने भगवा लहरा दिया, जिसको टिकट मिला था तो कहीं ना कहीं विरोध हुआ था, लेकिन अमित शाह की सोच, अमित शाह का जो दिमाग था वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। पुराने प्रत्याशी आरजेडी के विनोद मिश्रा को मैथिली ठाकुर ने हार से सबक सिखाया है। कमेंट बॉक्स दर्शकों आपका इंतजार कर रहा है। मैथिली ठाकुर की जीत पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। और बिहार में एक प्रचंड जीत एनडीए को हासिल हुई है। महागठबंधन ने इतनी बुरी हार सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन हम इस वीडियो में महागठबंधन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लगता नहीं कि महागठबंधन की इस हार पर बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन की पार्टियों के भीतर कुछ ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो अहंकार में डूबे हुए हैं, सिर तक उनके अहंकार है। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, ये सारे वो नेता हैं जिनको आप अगर कमी बताएंगे ना, याद है आपको कुछ दिनों पहले इनका बयान क्या आता था, मीडिया के सूत्र को ये क्या कहते थे, आज उसी सूत्र ने इनके मुंह पर, बाकी आप समझदार हैं। अब मैं आपको आता हूं उस पॉइंट पर, मैं आपको खींच कर लाना चाहता हूं जो बिहार में इस बार लोगों की नजर में था। प्रशांत किशोर कहां है, किस हालत में है, सदमे में तो नहीं चले गए, आईसीयू में तो एडमिट नहीं है, सब ठीक तो है, गायब ही हो गए प्रशांत किशोर टिकट बंटवारे के बाद से। जो प्रशांत किशोर रील पर रील बनवा रहे थे, पूरा बिहार के मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की टीम खड़ा कर दी थी जिन प्रशांत किशोर ने, वो गायब क्यों हो गए? अच्छा, लोग दूरबीन लगाकर उनकी पार्टी की सीटें देखना चाहते हैं। जब आप बहुत एनालिसिस करेंगे कि उनकी पार्टी को कितनी सीटें आई हैं, तो पता चला कुछ भी नहीं, जीरो, नील बटा सन्नाटा। यह है प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस। जो प्रशांत किशोर स्वयंभू ये दावा करते थे कि उन्होंने मोदी की सरकार बनवा दी, जो प्रशांत किशोर ये दावा करते थे कि उनकी सलाह से ममता बनर्जी सरकार बना लेती हैं, उनकी सलाह से एमजीआर सरकार बना लेते हैं, उनकी सलाह से आप देखिए चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन जाती है, वो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि इस बार बिहार में हमारी सरकार आ रही है। भले वो खुद चुनाव लड़ने नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने दूसरों की नैया जरूर डुबा दी है। अब हम जब ये कह रहे हैं कि दूसरों की नैया डुबा दी, तो क्यों कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनको आप बहुत ध्यान से, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, जानना चाहिए। देखिए, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, अंदाजा लगाकर देख लीजिए। प्रशांत किशोर ने जिन चेहरों को सोचा कि ये बड़ा करिश्माई होंगे, वो चेहरे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं भाई। चौथे नंबर पर खिसक गए हैं ये भाई साहब। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है रितेश पांडे। कई लोग इनको इनके सिंगिंग की वजह से जानते हैं, जो भोजपुरी में ये गीत गाते हैं उसकी वजह से जानते हैं। और ये आप तसल्ली रखिएगा कि इनमें और खेसारी लाल यादव में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरह के सिंगर हैं। दोनों अपनी सिंगिंग में जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं ना, या जो कला प्रदर्शित करवाते हैं, वो अद्भुत है। इस धरती की वो कला नहीं है, वो कला दूसरी दुनिया की है, और उस कला का प्रदर्शन ये लोग करवाते हैं। तो रितेश पांडे भाई साहब को ये लगा था कि वो इस चुनाव में अपने स्टारडम के दम पर उतरेंगे तो एकदम जनता बमबमा कर वोट दे देगी, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। जनता ने इतना उनको वोट दे दिया कि भाई साहब चौथे नंबर पर खिसक गए, और कुल जमा 16,000 वोट आए हैं इनको, 16,203। तो ये तो हालत रही प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की। हम आज बहुत सारे उम्मीदवारों का वीडियो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जो उम्मीदवार, उनको ये मुगालता हो गया था कि वो जो हैं दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब भगवान ने वैसा पीस बनाकर धरती पर ही नहीं भेजा। और प्रशांत किशोर खुद में ये मान बैठे थे कि वो जिसकी रणनीति बुन देंगे या बना देंगे, वो रणनीति कोई काटने वाला ही नहीं है। आज ये सारा भ्रम, ये सारे मिथक एक झटके में हवा हो गए। मतलब सोचिए कि बिल्कुल वाष्प बनकर ये सारा उड़ गया। तो रितेश रंजन उर्फ रितेश पांडे भोजपुरी के बहुत प्रख्यात सिंगर हैं। अब प्रख्यात सिंगर जब हम कहते हैं तो भिखारी ठाकुर टाइप नहीं है ये। हाँ,
मतलब इनकी सिंगिंग और खेसारी लाल यादव की सिंगिंग का स्टैंडर्ड एक ही है, उसमें कोई आप महीन ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं निकाल सकते। इनको जन स्वराज ने टिकट दिया था, जन स्वराज पार्टी से इनको टिकट मिला। प्रशांत किशोर बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ इनको लेकर आए थे और इनको लाने वाले दो लोग थे, जन स्वराज में दो लोग थे, एक मनीष कश्यप और दूसरे प्रशांत किशोर। दोनों इनको जब लेकर आए तब कहा गया कि भाई साहब अब ये सीट तो पक्की, जनसुराज कोई सीट जीते या ना जीते, लेकिन रोहतास में पड़ने वाली जो करहगर सीट है वो तो पक्का जीत लेगी। लेकिन भाई साहब देखिए 16,203 वोट लेकर आए हैं बस। अब करहगर सीट का आंकड़ा देख लीजिए आप। अभी हालांकि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वहाँ काउंटिंग चल रही है, सिर्फ एक राउंड की काउंटिंग, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ एक राउंड की काउंटिंग बची है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब रितेश पांडे जीत जाएंगे, नंबर 1 पहुंच जाएंगे, नहीं। एक राउंड में बहुत ज़्यादा आएगा इनको, जिस हिसाब से अभी तक वोट आए 100 से 200 वोट, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। क्योंकि सोचिए कि 30 राउंड में इनको आए हैं 16,000 वोट, 30 राउंड में सिर्फ 16,000 वोट आए हैं इनको। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाकर देख लीजिए। तो इस हिसाब से ये चौथे नंबर पर ही रहने वाले हैं, ऊपर नीचे कहीं इनको खिसकने की कोई संभावना नहीं है। यह है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का परफॉर्मेंस। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में, देखिए भारत में अगर चुनावी व्यवस्था महंगी हुई और मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, उसमें एक गुनहगार, एक व्यक्ति गुनहगार है उसका, वो है प्रशांत किशोर। और उस व्यक्ति की वजह से चुनाव में जो आज आप जोड़ तोड़ देखते हैं या जो खर्च देख रहे हैं बेहिसाब, 2014 के बाद से सिर्फ उस व्यक्ति की वजह से हुआ। और उस व्यक्ति ने बिहार में भी पूरा पैसा झोंक दिया, जबरदस्त पैसा बहाया गया, पानी की तरह पैसा बहा दिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम होते कौन हो हिसाब लेने वाले? नहीं, मैं कोई नहीं होता हूं हिसाब लेने वाला, लेकिन बिहार का रहने वाला हूं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने बिहार के चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश की। आपके अपने लोग जिन्होंने जनसुराज को खून पानी दिया, पसीना दिया, उनको किनारे करके आपने उन लोगों को वोट दिया जो आयात किए गए, पैसा लेकर आए, थैली आप तक पहुंचाया, मोटा ब्रीफकेस पहुंचाया, उनको आपने चुपके से टिकट बांट दिया। रितेश पांडे और रितेश रंजन उनमें से एक थे। जनसुराज ने जितने उम्मीदवार उतारे उनमें से एक आध ऐसे ही उम्मीदवार थे जो बिना पैसे के उनको टिकट दिया गया। बाकी आरोप क्या था? पार्टी दफ्तर के बाहर जहां पर टिकट बांटा जा रहा था, प्रशांत किशोर जहां पर रह रहे थे, लोग फूट फूट कर रोते थे, जमीन पर लौटते थे, मीडिया वालों को वीडियो बनाने नहीं दिया जाता था। सोच कर देखिए क्या हालत थी। तो प्रशांत किशोर को रितेश पांडे की हार सिर्फ रितेश पांडे की हार नहीं है, यह प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हीं हार है। मनीष कश्यप की हार सिर्फ मनीष कश्यप की हार नहीं है, प्रशांत पांडे की हार है, प्रशांत किशोर की हार है ये। तो इस हिसाब से प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स में इग्नोर किए जा चुके हैं, उनका कोई बेस नहीं बचा है। ठीक उसी तरह स्टारडम के दम पर देखिए खेसारी लाल यादव हार गए, रितेश पांडे चुनाव हार गए। ये दो ऐसे सबूत हैं कि साफ, और 2024 में देखेंगे तो पवन सिंह भी हार गए। कुछ दिन पहले की बात है, रितेश पांडे अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे थे पता है? 650 मिलियन लोग मुझे देखते हैं, 650 मिलियन लोग। आंकड़ा सुनने में कितना आकर्षित करता है, कितना आकर्षण है इस आंकड़े में, 650 मिलियन। सोच कर देखिए, बिहार में जितनी पॉपुलेशन रहती है उससे 3.5 गुना पॉपुलेशन आपको देख रही है, ऐसा दावा था इनका भाई साहब का। लेकिन जब वोट देने की बारी आई ना, उसमें से 65,000 लोगों ने भी, 65 करोड़ में से 65,000 लोगों ने भी आपको वोट नहीं किया है। देख लीजिए आंकड़ा, कुल 16,000 लोगों ने वोट किया है। यानी कि करहगर में भी जो आपके गाने सुनने वाले थे वो आपके वोटर नहीं बन पाए, क्योंकि आपने उन गानों में जो सुनाया, जो दिखाया, उससे उसको नजर नहीं आया कि इसमें कुछ विकास की बात हो रही है। उसको पता है कि आप जीतकर क्या करने वाले हैं। तो इस हिसाब से स्टारडम के दम पर बिहार में कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता। अब वो जमाना चला गया कि पता चलता मुंबई से संजय दत्त आते थे, लखनऊ में चुनाव लड़ लेते थे और जीत जाते थे। सुनील दत्त आते थे कहीं से, चुनाव जीत जाते थे। अमिताभ बच्चन आते थे, चुनाव जीत जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा आते थे बिहार से, चुनाव जीत जाते थे। अब वो दौर खत्म हो चुका है।
पब्लिक ने सीधा नकार दिया है कि विकास के नाम पर वोट करेंगे, मुद्दों पर वोट करेंगे, ऐसे स्टारडम के नाम पर वोट करके हम अपनी जेब नहीं कटवाएंगे और पैसा देकर जो पॉलिटिक्स करने आया है उसको कभी वोट नहीं देंगे। पब्लिक ने साबित कर दिया है। अब दर्शकों, आपसे हम पूछना चाहते हैं ये सवाल, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।